बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आजकल मैं रोज़ सुबह स्मॉग की बात करी हूँ, लेकिन आज स्मॉग की बात करने से पहले मैंने आज चीज़ें को ऑब्ज़र्व की। वो ये कि जब मैं स्कूल या कॉलेज जाती थी तो जब मैं मोटरसाइकिल के ऊपर या किसी बाइक के ऊपर किसी खातून को देखती थी चलाते हुए, तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होती थी। इनफैक्ट हम सब कहीं ना कहीं हैरान हो रहे होते थे कि अच्छा वो फ़लानी खातून जो है वो बाइक पे जाती हैं या बाइक पे जा रही थी। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि आज जब मैं सुबह भी आ रही हूँ, इनफैक्ट रोज़ की रूटीन होती है जब आने की सुबह, तो इतनी सारी बच्चियाँ जो कि कॉलेजेस जा रही हैं ईवी बाइक्स के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है इसका। बाइक्स के ऊपर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने बहुत सारी ख़वातीन जा रही होती हैं। सो आई एम रियली ग्लैड कि हम ये चेंज ओवर टाइम देख भी रहे हैं, अपनी आंखों से एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। बिकॉज ये एक टैबू था कि अच्छा ओहो खातून बाइक चलाएंगी, ये कैसे होगा। लेकिन अब चाहे हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग वुमेन है, चाहे स्कूल जाने वाली बच्ची है, कॉलेज जाने वाली बच्ची है, हर कोई इन बाइक्स को यूटिलाइज़ करके रोड्स पे हमें नज़र आ रहा है और ये सबसे खुशी की बात है। और एज अ सिटीज़न भी आई बिलीव कि हमें थोड़ी स्पेस और सेफ़ स्पेस क्रिएट करनी है इन ख़वातीन के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह अगर कम्यूट कर रही हैं अपनी किसी भी वजह से, तो आप उनको कुछ नहीं तो रास्ता दे दें, सपोर्ट कर दें, आप उनको तंग ना करें, उनको बुली ना करें, ये आप कर सकते हैं मिनिमम। बाकी वो तो अपने तौर पे अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोग के साथ शेयर करूंगी और इस बात पे एक चीज़ है। अच्छा जी, एक और अच्छी चीज़ है, नहीं है वो नहीं है, लाहौर में हर साल जी सर्दियों में स्मॉग के जो घने बादल हैं उसमें लाहौर घिर जाता है। हम सब जानते हैं क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब होता है। हर साल हम स्मॉग के हवाले से बात करते हैं जी कि मज़ीद वर्स्ट होती चली जा रही है और ये पिछले कई सालों से हम इस फिनोमेना को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसको काउंटर करने के लिए हमने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं और इन स्ट्रैटेजीज़ को अमल दरामद करके हम कोशिश करते हैं कि इस पर काबू पाया जा सके। पिछले साल ये काम जी आर्टिफिशियल रेन और स्मॉग टावर के ज़रिए किया गया था, लेकिन इस बार हमने देखा कि लाहौर शहर के अंदर स्मॉग गन्स हैं, वो हमें वाटर मिस्ट करती हुई रोड्स के ऊपर नज़र आ रही हैं, जो कि मिस्ट या पानी की धुंध फ़ज़ा में फेंककर आलूदगी कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हम इस पे बात आज ये करेंगे कि क्या ये इतना सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी हमने इख्तियार की है समहाउ। बिकॉज चाइना के अंदर 2023 में एक जो रिसर्च हुई थी उसमें ये चीज़ साबित हुई थी कि ये जो गन्स जो मिस्ट फेंकती है हवा में, इनके गुजरने के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मज़ीद ख़राब हुआ था। सो क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं या कुछ इसमें चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, क्या मामलात हैं। और अगर इनकी चार्जेस की बात करें, बजटिंग की बात करें, तो इन स्मॉग गन्स का जो बजट है वो एक यूनिट की कीमत 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया है। और अगर एक यूनिट को रोज़ाना मुसलसल इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें पानी जो हम इस्तेमाल करें वो भी एक फैक्टर है। आज तो हमने ये सारी चीज़ें आज इस पर डिस्कशन करनी है। डॉक्टर परवेज़ अमीर हमारे साथ मौजूद हैं और पहले भी कई दफ़ा डॉक्टर साहब हमारे शो में आ चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त और प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं। आज हम उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो ये स्मॉग रिलेटेड जो हमारी काउंटर स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम ओवर टाइम इस फिनोमेना को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस पर बात भी कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म प्लान करना है कुछ। ये जो स्ट्रैटेजीज़ हुकूमत करी है, क्या ये काउंटर करने के लिए काफ़ी है? मैं तो नहीं समझता जी काफ़ी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत खुश आइंद है। पहले कुछ गवर्नमेंट्स ने जो से ना ज़बानी जमा खर्च तो बहुत किया है, लेकिन एटलीस्ट यू आर सीइंग समथिंग प्रैक्टिकल। इट स्टार्टेड ऑफ ये जो है इसको कहते हैं अपना इलेक्ट्रिक जो सी ये बसेस हैं या ये जो स्कूटरी के भी आप बात कर रही थी, जो बच्चियाँ जो सी चला रही हैं, मेरे ख्याल वो एक शुरुआत वहाँ से है। तो ये जो से ना ये कंक्रीट स्टेप्स हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी ये यूज़ होती है, चाइना में भी कुछ हद तक है, ये जो सी है ये स्मॉग गन्स वाली है। तो आया ये लाहौर का सिर्फ प्रॉब्लम है, ये लाहौर का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सा पंजाब पूरे का प्रॉब्लम है। ये एक्सटेंड कर रहा है सक्कर तक चलता है। शुरू में लाहौर का था, लोकलाइज था कि जी लाहौर के करीब है जी, इंडिया छोड़ देता है जी, वहाँ से ये जो सी स्मॉग है तो हमारे इट्स मच लार्जर दैन दैट। तो उस जो साइज़ की वजह से मैं कहूँगा कि ये जो सी ना 50 गन्ने या 100 गन्ने लगा देना, दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। डायरेक्शन सही है, लेकिन इसमें जो लोग करते हैं वो ये है कि जो उनसे प्राइवेट सेक्टर है ना, एक तो ये 5 करोड़ वाली बात आपने की है, वी डोंट नीड दैट। ये टेक्नोलॉजी कोई साइंस नहीं है, ये हमारी खुद अभी यूईटी यूनिवर्सिटी ने जो ना लोकलाइज करके ये गन बना दी है।
वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट है, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट है। ज़रूरी नहीं उसको आप गाड़ी पर ही ब्राउज़र पर ही माउंट करें, आप उसको किसी और जगह पर भी माउंट कर सकते हैं ताकि आपकी कॉस्ट जो ना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए। तो एक तो ये चीज़ है। फिर ये कि जो भी अपनी बिल्डिंग्स हैं ना जी, जो 6 स्टोरी से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, उनको रिक्वायर करें आप थ्रू लेजिस्लेशन कि जनाब आपने ये गन्स इंस्टॉल अपने ऊपर करनी है, अपने खर्चे पर करनी है। अगर 6 महीने में ये आप नहीं करते नेक्स्ट ईयर तक, तो हम जनाब आपका ये लाइसेंस रिवोक कर देंगे। देखो सही। तो लाहौर का प्रॉब्लम का तो ये एक स्पार्ट सोल्यूशन आया था कि जितनी आपकी बड़ी बड़ी ये तामीरात हैं जी, उसको आप कवर कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल ये डायरेक्शन है। सेकेंडली जो कोर प्रॉब्लम है, कोर प्रॉब्लम जॉनसी ने 4 जगह से शुरू होती है। जैसे आप कह रही हैं ना कि ये इसके दूरस्थ नताइज कब मिलेंगे, जब आप उन 4 कोर प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। सबसे पहला आता है वेहिकुलर एमिशंस। मेन जौन सा कंट्रीब्यूटर वेहिकुलर एमिशंस का है ये रिक्शे। मेरी बीवी जॉनसी ने हमेशा कहती थी कि जी जब वो लाहौर की है कि जी जब तक मुझे ये कानों में मेरी ये आवाज़ नहीं ना आती रिक्शों की, तो मुझे जॉनसी ना सुकून नहीं आता, एहसास नहीं होता कि लाहौर में रहे। अब उसका तो कोई हाल नहीं है, मेरे पास तो कोई नहीं है। लेकिन मेरा ये व्यू है कि उसको इतना जानते हैं यू गो मासिव स्केल पर जाकर इनको आप ऑडिट कर लें। ये जॉनसन ने इसको यू कवर दैट। दूसरी चीज़ आ जाती है एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग। ये मैंने लास्ट गवर्नमेंट में भी यही कहा था, 2 जॉन से पहले गुजरी है। एक्शन वो दे वांट टू टेक एक्शन जो दिखाने के लिए, दिखाने वाला एक्शन नहीं है। देखिए हमारी वीट अभी राइस की क्रॉप है, ये ख़त्म हो जाएगी, इसको हम जलाएंगे क्योंकि हमने वीट काश्त करनी है। जिम्मेदार जॉनसन मैं आई एम फार्मर ऑल्सो, तो उसमें यही होता है कि जल्दी जल्दी इसको करें स्टबल। उसका हल जौन सा था ये था कि आप ये जौन से ना ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फलां इसके अंदर पैसे ना डालें, आप रूटावेटर एक टेक्नोलॉजी होती है चाइना में भी, इंडिया सब यूज़ कर, उससे बहुत जल्दी इसको आप काट देते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है? वो रूटावेटर बेसिकली ट्रैक्टर के पीछे ड्रॉन इंस्ट्रूमेंट वो है अपना इम्प्लीमेंट, वो चलता है और वो जौन सा ना इसको जो स्टबल्स होते हैं ना इसके राइस के, उसको काट कर छोटा छोटा कर देता है। तो रेदर देन बर्निंग इट ना, तो वो तकरीबन 4 लाख रुपए का तकरीबन रूटावेटर है। तो उसका ये है कि आप उसको 200-400 में नहीं, आप उसको 4-5 हज़ार रूटावेटर इमरजेंसी बेसिस पर फार्मर्स को प्रोवाइड करें, प्रोवाइड देम ऑन मनी लो उसके ऊपर। ये मैं नहीं कहता कि फ्री उसको सब्सिडाइज कर दें, बजाय ट्रैक्टर के अंदर आप पैसे डालेंगे ना, ये क्योंकि हमारे पास ट्रैक्टर इक्विपमेंट तो काफ़ी है, उसके अंदर वो आपका उसका हल एक निकल आता है। राइट, 4-5 हज़ार वो उसको करें जिसको कहें हम लोन के ऊपर और 10 हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक। तो वो अब वो जो ट्रांसबाउंडरी है उसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। जो इंडिया से देखें ये जो से ना स्मॉग तो नहीं रुकती ना, इंडिया सिमिलर पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहा है, उसको कहते हैं जो से इंडिया जो से सिमिलर पॉलिसी, क्योंकि मसला तो वहाँ पे भी उधर भी दुनिया का नंबर 1 में आता है ना। दिल्ली ले लें, ये ले लें, लाहौर ले लें, क्योंकि बड़े शहर हैं तो इनका हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इट्स होल पंजाब प्रॉब्लम है। पंजाब है जैसे मैंने कहा ये एक्सटेंड सिंध के सखर तक कर रही है, इसको कहते हैं। तो ये 2 एरियाज जो से जी ये हैं उसको कहते हैं जिनके अंदर मतलब ना इनको आप हिट करेंगे, तेज़ी से हिट करेंगे, यू कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम। इस साल थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये आएगी क्योंकि सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन ना वो अल नीना की वजह से ना जो इंटरनेशनल फिनोमेना है, तो टेम्परेचर राइज इस तरह चलता रहेगा, लेकिन वैसे सर्दी ज़्यादा होगी। अगर सर्दी ज़्यादा होती ना तो इसकी जौन सी आपको देखें आप 2.5-3 महीने आप जौन से ना अपनी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। पहले आपको फ्लड मार देता है 2-3 महीने, फिर आपको 2-2.5 महीने ये, तो इकॉनमी के अंदर ये जौन सा ना बहुत बड़ा इसको कहते हैं झटका लगता है आपकी GDP ग्रोथ रेट के ऊपर। तो इसको कंट्रोल करना उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात की है ये हमारे 2 रूट कॉजेज़ तो मेजर हैं। फिर हमने देखा है कि इंटरनेशनली भी जैसे आपने कहा ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, अब ये हमारे हमसाया मुल्क और दीगर अब चीज़ें एक्सटेंड हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम ये समहाउ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी तो हैं ना, जो हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करें और हमारी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सच थिंग्स, ये समटाइम्स उसको ट्रिगर कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो समहाउ हमारे क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना को भी मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। डू यू थिंक कि इसको भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर दो कि ये हम लाहौर की हद तक या पंजाब की हद तक चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करके और सारी चीज़ों को मैनेज करें, हमें इसको एक्सटेंड करना है अपने प्लान को भी मास लेवल के ऊपर? बिल्कुल आपने करना है। मैंने उसकी वजह तो आपको बता दी कि जो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी है ना जी, वो ड्रास्टिकली गिरती है ये 2 महीने के अंदर। तो आप बिल्कुल इसको उसके अंदर इंटीग्रेट करें, जो सी आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसके अंदर करें। ये फिनोमेना जो है मेरे नज़दीक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक उसके अंदर इंटीग्रेट करें। दूसरे इसके लिए जो सद्देबाब है ना, इसका एक्सपीरियंस है हमारे पास, इंटरनेशनल है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखें पहली बात है इसकी जनरेशन को ख़त्म करें। ये कि मैंने आपको 2 जगह बताई हैं, जो सी वो रेजिड्यूज़ की बता दी गाड़ियों। तीसरी आपकी ब्रिक्स एंड किल्न्स है, ये जो से भट्टे हैं।
कोई वजह नहीं है। इन्होंने कहा हुआ है जी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी लगा लें जी हम, ये उससे ठीक हो, नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू कट द आइस। ये सारे लोग उसके ऊपर जाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप मटेरियल को चेंज कर दें, रेदर देन ए ब्रिक बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप इसको सीमेंट बेस पर ले जाएं, किसी और पर, जैसे वो ना ब्लॉक्स के साथ करते हैं, तो स्टार्ट चेंजिंग दैट। अब ये जो से भट्टों का काम है ना, इनको तो हम गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। ये कह रहे हैं जी हम प्राइस इसकी ये कर देंगे, सिर्फ प्राइस से कंट्रोल नहीं होता, आप इसको जो सा ना जी ऑर्गेनाइज मटीरियल चेंज जो से ना कि जी हम इसको मटीरियल चेंज, कलर चेंज कर दें। देखें एक जो सी चीज़ कलर है ना, ये जो अब्जॉर्प्शन है ना बाहर की लाइट की, ओमान में चले जाएँ, सारी की सारी गर्मी को वो किस तरह कंट्रोल करें, वो वाइटिंग करता है, वाइट सड़कों को भी वाइट कर रहा है और उसको भी, उससे जो सी रिफ्लेक्शन जो सी ना वो चेंज हो जाती है, तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो मैं यही समझता हूँ कि ये 3-4, और जस्ट चाइना का एक्सपीरियंस है वेरी गुड, हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। इंडिया इज गेटिंग, इंडिया हमारे वाली तकरीबन हालत है, लेकिन आई थिंक पीपल आर सेंसिटिव टू देट। देखें अपने उसकी कॉस्ट की तरफ जाएंगे ना, तो जो हेल्थ कॉस्ट है वो इनॉर्मस है। मैंने तो आपको एक सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी की बात की ना, हेल्थ कॉस्ट भी इनॉर्मस है। बच्चे सुबह से वो खांस रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, दैट्स नॉट प्रोडक्टिव, यू नो। फिर मुरैसिक आती है कि जी सारा दिन सुबह ये फॉग है, मैं तो जी आज नहीं पहुंच सका, मैं अदालत नहीं जा सकता जी, वो उसको मैं तो निकल, वी कैन कंट्रोल इट। वी साइंस बेस्ड है ये, दकियानूसी मेथड नहीं है, इसके अंदर साइंस बेस्ड अप्रोच है, तो आई थिंक वी कैन कम, इसको वे फॉरवर्ड है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दूसरी बात ये कि हम इंटरनेशनली जब एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वी आर द वंस जो समहाउ सफ़र कर रहे हैं सारे मामले में, बट हमारा जो केस प्रेजेंटेशन है ओवर टाइम आई बिलीव कि इम्प्रूव हुई है, कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि जी हम वो मुल्क हैं, बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेलेट करना पड़ेगा अब कि हम अपना जो केस प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स और सारी चीज़ें, बिकॉज ये हमने अपने ऊपर खुद नहीं किया, हमारे ऊपर ये पड़ी है चीज़, तो इसको भी हमें थोड़ा उस साइड पर भी देखना पड़ेगा। थोड़ा नहीं जी, काफ़ी देखना पड़ेगा। देखें इंटरनेशनल इस वक्त है ना, अपना फ्लेवर वो बहुत चेंज हुआ है। मेन जो सा इसमें प्लेयर था वो यूनाइटेड स्टेट्स था। मिस्टर ट्रम्प तो उसमें से वॉकआउट कर चुके हैं कि जी हमारा जो सा तलक वास्ता ही नहीं है, ये है ही नहीं है, ये हम ना इसको मानते हैं। वो पेरिस एग्रीमेंट से भी चला गया वो। ये बाकी जो से चंद ममालिक रह गए हैं, जो यूरोप में रह गए या चाइना वगैरह या इंडिया, देखो यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूटर्स इंडिया और चाइना बनते हैं। वी आर नंबर 135, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। एक जो सा ना 1% से 0.84% है मेरे ख्याल लास्ट फिगर, वो हमारी कंट्रीब्यूशन है। हमारी तो कंट्रीब्यूशन नहीं, ना कोल के अंदर है ना दूसरी सोर्सेज के अंदर है। तो अगर आप कहें पाकिस्तान प्लेयर, लेकिन जहाँ पर ब्रंट ऑफ दी इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान है। हाँ वो ग्लेशियर मेल्ट आ रहा है या ये आ रहा है या ये ड्राउट्स आ रहे हैं या फ्लड्स आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, वी आर दी इफेक्टिव। हम इसको केस को देखें प्रेजेंट करते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान प्रेजेंट नहीं करता, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं। दूसरे फैक्ट ये है कि जहाँ तक मनीज़ की फ़्लो है ना वो नहीं है, कमिटमेंट्स कई दफ़ा हो जाती हैं। वो गोटियारे साहब ने, उसने बेचारे ने बड़ा इस वक्त आया इतना या बूट वूट पहन कर मारे भी, दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू मनी। मनी ट्रांसलेट उस वक्त होती है जिस वक्त आया बिजनेस मॉडल आपका अच्छा हो। नोबडी वांट्स टू गिव यू मनी जस्ट फॉर मनी। दूसरी चीज़ है कि दुनिया कोई भी ममालिक जो से ना इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, वो कभी इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे कि जी हमारी वजह से ये हो रहा है। द मोमेंट दे डू दैट, लाइबिलिटी सूट्स इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ये सूट्स आएंगी, तो वो तो कभी भी इस बात को नहीं कहेंगे जी हमारी वजह से हो रहा है। तो व्हाट यू डू इज आप जॉइंट पार्टनरशिप्स में जाते हैं, जैसे जापानीज करते हैं, गो विद जॉइंट पार्टनरशिप्स। ट्रीज है, अब चाइना ने जो मेन लिया, लाहौर के अंदर कोई वजह नहीं कि हम जो सी स्मॉग को ट्रीज से ही कंट्रोल कर लें। उसके लिए सिंपल मेथड्स हैं। आपने मकान आपका ज़ाती है, आपको रिक्वायर्ड है जनाब, आपने इतनी स्पेस के ऊपर आपके 15 दरख्त होने चाहिए, आपके नहीं है, हम आपका लाइसेंस भी कैंसिल करते हैं, हम आपका पानी भी, जैसे वापड़ा करती है आपकी बिजली बंद कर दी, सिंपल इज दैट। आप वो कोर्सिव मेथड भी और जौन से वो भी यूज़ करें, जौन से ना इंसेंटिव मेथड्स भी, कैरेट भी यूज़ कर लें कि जी इतने दरख्त लगा लें, हम आपके टैक्स को हम 5% कम कर देंगे। दोज आर द प्रैक्टिकल वेज टू डू इट, यू नो। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। ट्रीज मैं समझता हूँ। दूसरी आपकी सिर्फ एक नहर है जो लाहौर के अंदर था, एक में देयर इज़ नो रीज़न, जितने डेवलप्ड सिटीज़ हैं दुनिया के, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर 4-4, 5-5 नहरें चलती हैं। जिस वक्त वो नहरें चलती हैं, पानी वाफर उड़ता है, ये जौन सी स्मॉग जौन सी ना, ये भी उसके साथ है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो आपने बिजनेस मॉडल्स की बात की है, अब मसला ये है कि ठीक है हम अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रांट्स जब हम उसको
समझते हैं कि जी वो ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर से निकल के हमारे हाथ में अगर पैसे आए, तो वही बात है कि हम क्या उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए वी आर रेडी, हमारे पास कोई प्लान है, प्लान A B C के अच्छा जी अगर हम अपने केस को बड़ा एग्रेसिवली परसू करें, हमें ग्रांट्स दुनिया दे रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक रियलाइजेशन करें, बट हमारे पास मॉडल क्या है सस्टेनेबल? हमारे पास सस्टेनेबल मॉडल वी हैव NDMA सो कॉल्ड, कि जिस वक्त कोई डिजास्टर हो तो NDMA जॉनसन है जी वोट कर आ जाता है, अपने वो कनाते हैं तंबू उठा कर जनाब। दैट इज़ नॉट द इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपकी मिनिस्ट्रीज इंतहाई वीक हैं जो सी क्लाइमेट चेंज की हैं। कभी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बन जाती है, कभी उसको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, कभी वो कहते हैं जी हमें दोनों ही नहीं चाहिए, इनको दोनों को बंद कर दें जनाब, ये वो रिफॉर्म्स में आ जाते हैं, वी डोंट नीड दैट। तो यू नीड टू शो दैट सीरियसनेस, पहली चीज़। दूसरी है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कुछ हद तक है, इसको इम्प्रूव करें। देखें इंटरनेशनल पैसे कब आते हैं, जिस वक्त प्रपोजल स्ट्रॉन्ग दिया जाता है। मैंने ग्रीन क्लाइमेट फंड से पैसे लेने, वो अल्लाह वास्ते तो कोई भी नहीं देगा, कोई ग्रांट मनी नहीं है। यू पाकिस्तान नेवर गॉट एनी ग्रांट मनी, बहुत थोड़ा सा वो पैसा, हालांकि हमारा आदमी वहाँ था उस वक्त जो था ना, वी हैड आवर मेन पर्सन देयर, इसने चंद वो $1,00,000 जो है ना उसके लिए कि जी ग्लेशियर्स को स्टडी कर ले। वी डोंट नीड दैट, वी नीड मनी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमें तो उसमें चाहिए ना, उसके लिए जी पहली एबिलिटी टू प्रिपेयर दोज इंटेलेक्चुअल प्रपोजल्स। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप, हमारी वहाँ बहुत वीकनेस आ जाती है, हम वो पार्टनरशिप्स नहीं। बांग्लादेश इज़ ए कंट्री जो सबसे ज़्यादा पैसे लेता है, बांग्लादेश लेता है। इमीडिएटली 3 बनाया उसके पास उनका जिस वक्त मीटिंग्स में जाते हैं, हमारा कोई सेक्रेटरी साहब चले गए, कोई इधर से नले दले उठाकर इन्होंने उठाकर भेज दिए, वहाँ उनके जाते हैं, उसका मिनिस्टर आता है, वो हाईली क्वालिफाइड होगा, उसके साथ 20 PhD साथ आते हैं, वो जनाब सारे पैसे वैसे वो इकट्ठे कर ले जाते हैं। और वो ये शो ये करता है कि जनाब मैं सीरियस हूँ, मैं गरीब मुल्क हूँ, 100 रुपये में से 20 रुपये मैं अपने डाल रहा हूँ, ये देखें मैं गरीब मुल्क मैंने डाल रहा हूँ, मेरे लिए गारंटी आपको। उसमें लोगों की सेंसिटिविटी जैसी है क्या? अभी आप लाहौर में जो काम कर रहे हैं, पीपल आर विलिंग टू सपोर्ट दिस। अगर इसको आप शो कर सकें, शोकेस कर लें, तो अगर आपकी 100 गन्ने आपको चाहिए, मैं कहता हूँ 500 गन्ने इनको दे दो भाई, इनका मसला इससे हल हो रहा है। बट दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप्स में, जो अकेले पैसा देने को कोई तैयार नहीं है। एंड आई डोंट थिंक पीपल शुड गिव पाकिस्तान मनी कि आपको एक चेक लिख दिया जाए। वी डोंट वांट दैट, वी डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन, वी डोंट वांट दैट। हमें चाहिए स्ट्रेटजीज, हमें चाहिए जनाब आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आए और हमें हेल्प आउट करें जनाब, जब हम खुद भी अपने पैसे डालते हैं। और लेकिन ये देखें, जो स्मॉग का प्रॉब्लम है सोसाइटी का क्रिएटेड प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है ना, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको रिक्शे की आवाज़ बहुत पसंद आती है, तो यू ब्लडी वेल पे फॉर दैट। ठीक है ना जी। दूसरी चीज़ है कि इनको जी टैक्सेशन उसके ऊपर डालें। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है हमारे इकोनॉमिक्स में, जो पोल्यूशन करे वो उसको पे करे। जो पोल्यूशन कर रहा है साहब उसको पे करें ना, सफाई भी उसी के थ्रू करते हैं। अगर आपकी जौन सी भट्टा जौन सा गड़बड़ कर रहा है तो आप जनाब उसको पे करें ना जी, कोई बात, आप उसकी सफाई करने के लिए पे करें। आपने बिल्डिंग इतनी बड़ी बना दी है तो आप गन्ने 15 इंस्टॉल करेंगे, नहीं करेंगे जनाब हम आपका जो सा टैक्स भी दुगना करेंगे, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। गेट डाउन टू बिजनेस। पाकिस्तान का इशू ये था, देयर इज़ नो बिजनेस मॉडल। मैंने एक दफ़ा सरताज अजीज साहब से मैंने कहा सर मुझे बताएं, चाइनीज़ मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कहता डॉक्टर साहब मैंने तो खुद नहीं पता। तो जिस वक्त ये हालत होती है ना कि यू नीड टू नो कि हाउ विल पाकिस्तान डू बिजनेस। चाइनीज बहुत क्लियर हैं हाउ दे डू बिजनेस, अमेरिकन भी क्लियर हैं। वी जस्ट सिंपली नो अटकल पच्चू है हमारा जो होता है ना तरीका होता है, मुखमका तरीका है कि जनाब उसके साथ किसी ने मुखमका कर लेनी, वो दैट्स नॉट अ बिजनेस मॉडल। सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस कुड बी अ टेस्ट केस, ये जो सा स्मॉग वाला है, स्मॉग इज अ टेस्ट केस। तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ जो स्टेप्स ले रहे हैं देर इन द राइट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो सी ना वो उसको सॉल्व नहीं कर सकती। जो 4-5 चीज़ें हमने बात की है उसकी तरफ आप तवज्जो करें तो आई थिंक पाकिस्तान वे फॉरवर्ड यही है। एब्सोल्युटली। एंड वही बात है कि अगर हमारी डायरेक्शन सही है, हम इसके मैग्नीट्यूड को बड़ा करें और सारी चीज़ों को बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर परवेज़ अमीर हमारे साथ मौजूद थे। हमारे माहौलियात स्मॉग रिलेटेड इश्यूज़ और इनको काउंटर करने के लिए वी शुड हैव अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल ताकि हम चीज़ों को ख़त्म कर सकें, रेडिकेट कर सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे, हुकूमत ने जी जाली रूहानी इलाज करने वाले और जादू टोने के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में PPC के तहत जो उसकी दफ़ा है A297 जिसमें तरमीम की गई है, जिसके तहत जादू टोने के अमल में जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। नई जो कानून साजी है इसके मुताबिक जो भी शख्स जादू करने या इसका इश्तिहार देने का मुर्तकिब पाया जाएगा उसे 7 साल तक कैद होगी और 1 मिलियन रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा
जाली पीरों को अपनी दुकानों के बोर्ड हटाने, अपना कारोबार बंद करने का हुक्म भी दिया जाएगा। और ये एक अहम कदम इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे सालों से जो जाली पीर हैं, आमिल हैं, तावीज़ बेचने वाले लोग हैं, इनका एक बहुत बड़ा और गहरा नेटवर्क मौजूद है जो ख़ास तौर पर ख़वातीन हो, बुज़ुर्गों हो, जो गैर तालीम याफ्ता अफराद हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। और आज हम जानेंगे ये जो नई कानून साजी है कैसे आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, और ये जो एक कारोबार है या बिज़नेस बनाया हुआ है इन जाली रूहानी आमिलों और पीरों ने, इनका इख्तिताम कैसे हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ हमारी जो गेस्ट मौजूद है फरिया वड़ाइच मौजूद है, माहिर कानून है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फरिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये बहुत सालों से आई बिलीव कि हम इस सर्कल में फंसे हुए हैं और हम आए रोज़ इश्तिहारात भी देखते हैं, क्रैकडाउन भी इनके ख़िलाफ़ देखते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स बात भी करते हैं। कैसे देखती हैं जी आप इस दफ़ा को ये जो तरमीम की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक इंतहाई दिलचस्प और हमारे मुआशरे का एक ऐसा तारीख पहलू जिस पे पहले बात करना ही समझा जाता था कि इस पे बात करेंगे तो शायद हम पे कोई फतवे लग जाएंगे, तो इस डर से कोई बात ही नहीं करता था। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका प्रोवाइड किया जो मैं बड़े अरसे से इस चीज़ को किसी भी फोरम पे बताना चाह रही थी। देखिए, कानून कोई भी नया नहीं होता। ये 297A PPC की जो एक नई शिक ऐड की गई है, ये कोई स्पेशल लॉ नहीं है, ये कोई नया कानून नहीं है। ये ऑलरेडी कवानीन मौजूद होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं की जा रही होती। जुर्म है, चाहे वो विच क्राफ्ट है, चाहे वो कत्ल है, चाहे वो डकैती है, और हर जुर्म की सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है। और ये जो एक नई सेक्शन ऐड किया गया है, इसके तहत कोई भी कारोबार, कोई भी तशहीर, कोई भी ऐसा बंदा जो इन्वॉल्व होगा इस तरह की एक्टिविटीज़ में, वो उसके लिए और यहाँ स्पेशली मैं ऐड करती चलूँ कि अपने नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए कि ये कानून जो है ये पहले फेडरल लॉ के तौर पर इसकी सेनेट में ये प्रेजेंट किया गया था, लेकिन अगेन वही बात कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाई। तो अब सबसे अच्छा कदम जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि ये पंजाब हुकूमत ने इस पे वर्किंग शुरू की और ये 297A जो है इस पे जो है बिल सेनेट में पेश किया गया। अब देखें ये कितनी बड़ी बात है हमारे सूबे के लिए, हमारे जो ख़ास तौर पे इंतज़ाम, हमारा जो इस वक्त स्टेट का पंजाब का जो चैप्टर है उसके लिए कितनी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के किसी और सूबे में इस पे वर्किंग नहीं की गई, और हमें ये एजाज़ हासिल है, हमारी गवर्नमेंट को ये एजाज़ हासिल है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ के जिस पे हमारी माएँ, बहनें और मजबूर अफराद को किस हद तक जो है वो उनको इस पे जो है वो ब्लैकमेल भी किया जाता था, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके एक्सप्लॉयटेशन भी की जाती थी। अच्छा फरिया, अब ठीक है, मैं चाहूँगी ज़रा हमें एलेबरेट इस हवाले से करें। आई एम ग्लैड कि चलें पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, बट अब इसका इम्प्लीमेंट, चाहे वो पंजाब है या चाहे वो फेडरल है, ये इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज समहाउ हम कवानीन के अंदर तरमीम होती हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, पास होते हैं बिल, लेकिन जब बात आती है जी हमने इम्प्लीमेंट कराना है और उस पर अपनी स्टेट ने अपनी रेट को कायम करना है समहाउ इस मामले को लेकर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे होगा और इसमें क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या प्रोसेस होगा, ये थोड़ा सा आप हमें बता सके तो। जी बिल्कुल, बतौर वकील जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि असल इम्तिहान अब शुरू है। कानून बना लेना, लिख लेना, उस पे जो है वो मंजूरी ले लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन असल मामला शुरू होता है तब जब जो आप कह रही हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि पुलिस, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारे DCs, कमिश्नर्स, और सबसे बड़ी बात अवाम,
हमें जैसे कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस पे एक प्रॉपर जो है एक सेशन रखा है, मॉर्निंग शो में एक अहम मामले पे तवज्जो दिलाई है। ये भी एक आगाही है, एक आम पब्लिक को अवेयरनेस कैंपेन चलाने की। हमें हमें एज अ वकील या एज अ मीडिया चैनल या गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को ये चाहिए कि वो इस पे प्रॉपर एक कैंपेन स्टार्ट करें, और आम लोग जो इनके झांसे में आते हैं, जो इनके चुंगल में फंस जाते हैं, वहां पे अवेयरनेस की जरूरत है। तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। कानून मौजूद है। अब आगे हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इदारे हैं, जिसमें पुलिस सरे फहरिस्त है, हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है इंतज़ामिया, ये सरे फहरिस्त हैं कि वो इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एक टीम्स बनाएं, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, वहाँ पे सर्विलेंस कायम करें, और इसको जैसे कि अभी जैसे पीरा काम कर रहा है, इसी तर्ज पे एक फोर्स बनाई जाए, या इवन पीरा को ही इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो इनको देखे और इनके कारोबार बंद कराए। अच्छा फरीहा, कारोबार ठीक है, मेरा सवाल वहीं का वहीं है, और ये कि अब ये आपने कहा कि अच्छी बात है, हम कैंपेन्स भी चलाएंगे, सब करेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, बट ये कहाँ से होगा? बिकॉज एज आई नो, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक पूरा कल्ट है, ये एक पूरा नेटवर्क है जिसको रूट कॉज को पकड़ने के लिए भी आपको बहुत सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। आप कानूनी पर्सपेक्टिव से तो बता रही हैं, बट स्टिल आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि पहले ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हुआ, और आपने खुद कहा कि कावानीन मौजूद हैं, पहले भी ये चैलेंज रहा है कि हम इनको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। ये आए रोज़ इसी तरह से बहुत सारे लोग इनके हाथों एक्सप्लॉइट होते हैं, और खुदा न खास्ता ख़वातीन, बच्चियाँ, उनकी इज़्ज़तों को ख़तरा रहता है इस तरह के कल्ट से। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि मैं वही बात करूंगी कि इम्तिहान अब है जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन का लेवल जो है वो ग्रॉस रूट लेवल पे मैंने इसीलिए बात की कि जो हमारे एसी साहिबान हैं, डीसी साहिबान हैं, कमिश्नर्स हैं, वो अपनी अपनी तहसील, अपने अपने टाउन लेवल पे जो है वो एक सर्वेलेंस टीम, स्टाफ मौजूद है, फील्ड में भी लोग मौजूद हैं। हमें एक प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है, निशानदेही की ज़रूरत है, और सिर्फ ये नहीं कि हमने एक दफ़ा इन पे क्रैक डाउन किया जैसे कि आपने कहा, और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एक कल्ट है, या एक ये जो हमारे सरों पे एक ऐसी, मैं तो इसको सिंपल इज दैट, मैं तो इसको एक लानत ही कहूँगी कि आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। आप लोग, अगर आप इतने जादूगर हैं या आप इतना कर सकते हैं, तो आप अपनी हालत ही सुधार लें। आप छोटे छोटे गंदे गंदे इलाकों में बैठे हुए हैं, आप कम अज़ कम और कुछ नहीं तो कहीं ढंग का दफ्तर ही बना लें। लेकिन हमारे आम लोगों को शायद ये बात उस तरह से समझ नहीं आती, उसको इस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ आवर रियल चैलेंज एक्चुअली। बिल्कुल, यू आर सो राइट कि इम्प्लीमेंटेशन इसका। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर ये जो मैंने अभी सज़ा के हवाले से भी बात की है, 7 साल कैद है और फिर अराउंड 1 मिलियन के करीब पेनल्टी है इनको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, ये भी वही बात आप जो भी कर रही हैं कि ये एक वो तबका है जो इनको फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट वैसे तो अब कोई स्पेसिफिक तबका नहीं है, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसे झमेलों में फंसते हुए देखा है जो पूरा दिन रात इनके पीछे लगे होते हैं और अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है और एक वो क्लास जो जानती भी है उसके बावजूद भी वो इनको फॉलो कर रही है। इन दोनों के लिए इन पेनल्टीज, डोंट यू थिंक कि ये भी एक इटसेल्फ चैलेंज है समहाउ? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी यहाँ इसी मुझे मौका मिला है तो मैं इस तवसत से एक छोटा सा आपके साथ इंसिडेंट शेयर करूँगी। व्हेन आई वाज इन प्रिजन सर्विसेज, तो वहाँ पे आपको पता है कि जो कैद है वो इटसेल्फ एक, लोगों को लगता है कि हम कोई जादू टोना करेंगे और हम इन दीवारों से बाहर चले जाएंगे। तो वहाँ इवन वहाँ तक भी बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी मैंने ये चीज़ देखी। मैंने वो सामान निकाला
कि जिसको उन्होंने मंगवाया था फॉर दिस पर्पस। तो ये पढ़ा लिखा जो है ये जो एक हमारा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कि जी उनको पता है कि ये चीज़ गलत है, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगी वो ईमान की कमज़ोरी है। ईमान की कमज़ोरी पढ़े लिखे बंदे में भी हो सकती है और एक अनपढ़ बंदे में भी हो सकती है। हाँ, अनपढ़ के पास इल्म नहीं है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कि इल्म भी नहीं है, आगाही भी नहीं है और वो इनका शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अब आजकल नेट पे प्रॉपर मैं एड्स देखती हूँ कि वो एड होते हैं कि आप आए, आपकी हम ये कर देंगे, हम महबूब को कदमों तले ले आएंगे, हम बीवी को सीधा कर देंगे, हम खामद को सीधा कर देंगे, दैट टाइप ऑफ। तो ये चीज़ें तो हमारे मुआशरे में मुझे लगता है कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरासर ईमान की कमज़ोरी है जो और अभी जो आप बात करिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एड्स हमें डिजिटल पे भी नज़र आते हैं, ये भी समहाउ बहुत मुश्किल हो जाता है और इस पे भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो एड्स चल रहे हैं इनको भी पकड़े। थैंक यू वेरी मच फरिया, बहुत शुक्रिया। फरिया वराइच हमारे साथ मौजूद थी जी। कोई महबूब आपके कदमों में नहीं आएगा, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो ये पीर फ़कीर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस कल्ब में या इस झमेले में फंसे हुए हैं और अपने आप को निकालें, अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह ताला वहाँ पे मौजूद है और वो आपके सारे मामलात को हल करेगा। एंड आई एम ग्लैड कि ये इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, ज़रा किचन में जाते हैं क्विकली, जहाँ पे शेफ़ अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ अहमद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या बन रहा है आज किचन में? जी आज बन रहा है बीफ मैश बर्गर बन रहा है और साथ में क्रंची क्रिस्पी रैप्स बना रहे हैं। ओके। तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। रैप में जो हम यूज़ करते हैं टोटिला रैप ब्रेड है, थाई का चिकन होता है, उसको कोटिंग करके क्रिस्पी बनाया जाता है, म्यूनिस गार्लिक सॉस बनाई जाती है। ठीक है। बीफ मैश बर्गर में बीफ का मेन स्कीमा लिया जाता है और उसमें कुछ स्पाइस ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, चाइना सॉल्ट है और डिफरेंट सॉसेज ऐड की हुई हैं। साथ में बर्गर बन है, आइसबर्ग है, ऑनियन है, कुकुम्बर है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और हम आपके लिए बनाएंगे बीफ बर्गर एंड रैप्स जो बड़े यम्मी और होंगे। और फास्ट फूड एक ऐसा फूड है मैम जो हर कोई इजीली ईट करता है, ठीक है। और अभी इसी मंथ में 20 अक्टूबर को शेफ़ इंटरनेशनल डे था। तो मैं तमाम शेफ़ जो भी आउट ऑफ कंट्री और पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि खाना एक ज़रूरत ही नहीं है, खाना एक फ़न है और इस फ़न की वजह से हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ मुंसलिक होते हैं। तो इसी तरह मैं तमाम शेफ़्स को सलाम पेश करता हूँ और इसी तरह नई नई रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। ज़रूर, हम आपके पास दोबारा भी आते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आज ये स्मैश बर्गर्स और साथ साथ रैप्स के हवाले से और भी देखेंगे और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए। अब हम ज़रा कुछ आपकी दांतों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। हालिया जो एक इंटरनेशनल रिसर्च हुई है, इसमें एक नहायत अहम और एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ भी हुआ है कि दांतों का जो तेज़ी से गिरने का अमल है सिर्फ आपकी एज का हिस्सा नहीं है, एज बढ़ने का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये समहाउ आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर सकता है। चाइना की जी यूनिवर्सिटी है जिसमें साइंटिस्ट ने हज़ारों जो लेटर एज के अफराद थे उनके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन किया और ये दरियाफ्त किया कि जिन अफराद के दांत तेज़ी से गिरते हैं उनमें हार्ट डिजीज़, ग़िज़ाइयत की कमी हो, जिस्मानी सोजिश हो जिससे आप इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, उस जैसे संगीन अमराज का ख़तरा नुमाया तौर पे बढ़ जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ऑलरेडी सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उन तक रसाई बहुत लिमिटेड है, इस तहकीक के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कमाल हमारे साथ मौजूद हैं जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट फातिमा मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ डायरेक्टर एवेन्यू हेल्थ केयर है, कंसल्टेंट प्राइम हेल्थ हब है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब वैसे तो दांतों की सेहत हम सबको हम बार बार कहते भी हैं और ये अवेयरनेस होना बड़ी ज़रूरी है कि आपकी ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगी हम कॉन्वर्सेशन का आगाज़ इसी से करें। जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिसर्च आपने जो हाईलाइट की वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि रिसेंटली सिचुआन यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई, जिसमें उन्होंने कोई 8 to 10,000 एडल्ट्स को वो ईयर्स सर्वे करते रहे एंड व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि
डेंटल डिज़ीज़ ना सिर्फ आपकी स्माइल और आपकी ओरल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इवन यहाँ तक डिटरमिन कर रही है कि वो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो किस तरह चल रहा है। आपकी लाइफ स्पैन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जनरल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपकी डेंटल डिजीज़ भी रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल सही। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम जनरली ये समझते हैं कि हमारे जो दांत हैं वो स्माइल करने के लिए या खाना खाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके जो दांत हैं या दांतों की जो डिज़ीज़ है वो आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे, आपके लंग्स पे, इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल सही। और अभी तो जो रिसर्च अगर आप पढ़ें तो वो ये कहती है कि डायबिटीज़ जो कि पाकिस्तान में बड़ी स्पीड से पेनिट्रेट कर रहा है, उसमें एक कॉजेटिव फैक्टर उसको एग्रेवेट करने में डेंटल डिज़ीज़ भी है। गम डिज़ीज़ डायबिटीज़ वर्स करती है, और डायबिटीज़ आपकी बॉडी को जिस तरह बाकी ऑर्गन्स को तबाह कर रही होती है, इसी तरह दांतों को भी तबाह कर रही होती है। बिल्कुल सही। सो ये सारा सिलसिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दूसरी जानिब हम जब बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की, हेल्थ की, कितनी अवेयरनेस है लोगों में? विद टाइम इम्प्रूव हुई है या नहीं? या लोगों को आइडिया है कि ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर है हमारी बॉडी है, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, मतलब एक चीज़ का कोई इशू है तो दूसरी चीज़ और ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रही है। सो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई रियली वांट कि आप एड्रेस करें। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो लैकिंग अवेयरनेस की। उसमें ऑब्वियसली लोगों का इतना कसूर नहीं है। गवर्नमेंट्स और डॉक्टर्स, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोगों को ये बताएं कि आपने हेल्दी कैसे रहना है। सम और दी अदर हाउ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जिस तरह एक मशीन ख़राब होती है ना और हम मैकेनिक के पास पहुंचते हैं, हेल्थ का भी हमने यही सिलसिला बनाया हुआ है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हम जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर्स भी यही करते हैं कि फिर आपको मेडिसिन दे के घर भेज देते हैं। होना ये चाहिए कि जब हम हेल्दी हों तो हमें डॉक्टर्स से ये पूछना चाहिए कि हमने अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। अगर हम अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ रखेंगे तो हमें बीमारी हम तक पहुंचेगी नहीं, और जितना हम कम बीमार होंगे उतना ख़र्चा भी कम होगा, उतनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम होगी। अब ये सारा रोल ना पब्लिक हेल्थ का, जो कि सम और दी अदर हाउ आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में शायद एक्टिव ही नहीं है। बिल्कुल सही। और पब्लिक हेल्थ एक्टिव ना होने की वजह से ये जो अवेयरनेस वाला प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है। हमारे पास भी लोग तब आते हैं जब उनको दांतों में दर्द होती है, जब दांत निकल रहे होते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि या तो दांतों की वजह से बहुत सारी बॉडी में बीमारियां फैली हुई हैं, या बहुत सारी बीमारियों की वजह से जो है वो दांत ख़त्म हो चुके हैं। सो ये एक बहुत जो है ना वो अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, और इवन डॉक्टर्स को ये बताने की ज़रूरत है कि आपने अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको हेल्दी रखना है। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात की है कि जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं होती वो डोंट कंसल्ट अ डॉक्टर। दांतों के मसाइल भी बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हम कोई इशू आ रहा है तो हम उसको ओवर टाइम निगलेक्ट करते रहते हैं, फिर अनटिल ऑनलेस कि वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को अफेक्ट करना नहीं शुरू होता, और फिर हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि देसी टोटके अपना लें, घरों में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लें। तो जो दांतों की हेल्थ है वो समहाउ उस वक्त तक बहुत ख़राब हो चुकी होती है जब तक हम किसी डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना ये हमारा जनरली पूरी बॉडी के साथ है, लेकिन दांतों के साथ ये इसलिए हम जनरली नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि दांतों के मामले में एक जो प्रॉब्लम मैं जो लोगों से पूछता हूँ ना कि आप पहले क्यों नहीं आए, तो वो ये कहते हैं कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। सो मैं एक्चुअली आपके चैनल के तवस्सुत से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है। जो बेसिक डेंटिस्ट्री है जो कि आपको हेल्दी रख सकती है, जिससे आप डेंटिस्ट के पास हर साल विज़िट कर सकते हैं, वो जस्ट एक चेकअप है, और उस चेकअप के बाद अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है तो वो एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी डाइट में प्रॉब्लम हो जिससे आपके दांत ख़राब होना शुरू हो रहे हो सकता है आपकी थोड़ी क्लीनिंग होने वाली हो, जो कि अगर टाइमली हो जाए तो उसके बाद आपके दांत ज़्यादा ख़राब नहीं होते। सो ये सारा बस प्रोसेस है जो कि आप ईयरली अगर डेंटिस्ट के पास चले जाएँ, जब बच्चे पैदा होते हैं और उनके दांत निकल रहे होते हैं तो डेंटिस्ट से एक दफ़ा मिल लें और उससे जाके बात कर लें कि कैसे इनकी केयर करनी है, इनकी ब्रशिंग रूटीन्स क्या होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो ये एक्सपेंसिव नहीं है,
और अगर आप इसी तरह अपनी दांतों की हेल्थ को लेके चलते रहें तो ये दांत हमेशा आपके साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन सी ऐसी, जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया, बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी दांतों की हेल्थ खासी ख़राब हो चुकी होती है समहाउ, कौन से ऐसे लोग हैं जिन बीमारियों के साथ अगर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनकी दांतों की हेल्थ ज़्यादा प्रोन होते हैं वो इस तरह की डिजीज़ के? देखिए उसमें जो बाई डायरेक्शनल लिंक आपको रिसर्च स्टडी करें तो वो आपको रिसर्च ये बताती है कि वो डायबिटीज़ का तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को जिस तरह इफ़ेक्ट करती है इसी तरह दांतों को भी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन दांत डायबिटीज़ पे भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जो आपके मसूड़े हैं उनमें अगर डिज़ीज़ चल रही है तो वो आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया की ड्रिप लगी होती है जो कि बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली एंटर हो रहा है। तो वो बैक्टीरिया जब आपकी जिस तरह डायबिटीज़ को ख़राब कर रहा है इसी तरह आपकी हार्ट की हेल्थ को ख़राब कर रहा है, इसी तरह आपके इवन अल्जाइमर्स है, इवन डिमेंशिया है, लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब ये कहा जा रहा है कि ये दांतों की और मसूड़ों की वजह से प्रॉब्लम है, ये बहुत बढ़ जाती है। सो ये लेकिन जो बाई डायरेक्शनल लिंक है वो अभी तक डायबिटीज़ के साथ ही इस्टेब्लिश्ड है। यूनी डायरेक्शनल लिंक जो है वो जिसे हम ये कह सकते हैं कि इन डिजीज़ की वजह से इन दांतों की प्रॉब्लम की वजह से ये डिजीज़ हो सकती हैं, उसमें रिसर्च कहती है कि ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा बेसिक हेल्थ के ऊपर आएँ, कितना ज़रूरी है, कितना अरसे बाद हमें एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें फ़ील हो रहे हैं कि हम उसको नज़रअंदाज ना करें, ये फॉर द लॉन्गर रन या लेटर आपको जाके कुछ इस तरह की मज़ीद जो संगीन बीमारियां हैं उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। सिम्टम्स इन दिन कितना रेगुलर विजिट होना चाहिए डेंटिस्ट के पास? देखिए सबसे पहले जो रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन है ना वो 6 मंथ्स है, ठीक है। लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी और पाकिस्तान में जितना एक्सेस है लोगों को डेंटिस्ट्री का, उसमें अगर आप ईयरली भी चेकअप करा लें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको वो मेंटेन करना है। और ये चेकअप तब से स्टार्ट होना चाहिए जब बच्चा जो है ना वो उसके दांत निकलना शुरू होते हैं, तो उस डेंटिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, जिस तरह इवन जो चाइल्ड बियरिंग एज की फ़ीमेल्स हैं जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डेंटिस्ट की, और उन्होंने वो ना दिखाने से अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद जब फीमेल्स आती हैं तो उनके दांत ख़राब हुए होते हैं, उनके मसूड़े ख़राब हुए होते हैं, और हम उसके बाद उस डिज़ीज़ को रोक ही सकते हैं लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं एक रेगुलर चेकअप के लिए, जैसे आप बच्चा जो है वो पीडियाट्रिशियन के पास जाता है एक रेगुलर चेकअप के लिए, इसी तरह उसको डेंटिस्ट्री को भी फॉलो करना है। वंस आप अपनी लाइफ में ये रूटीन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको जस्ट एक ईयरली चेकअप चाहिए होता है, जो कि सिर्फ इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं कि नहीं, क्या हम ब्रश जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमें क्लीनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, कोई अगर कैविटीज़ डेवलप हो रही हैं तो वो उसको चेक किया जा सके। फिर दूसरा जो सिम्टम्स की आप बात कर रही हैं कि हमें किन सिम्टम्स को अलार्मिंग उस पर लेना चाहिए, तो वो जनरली हम जब दर्द होती है ना उस टाइम जाते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरी नज़र में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं जो कि बहुत साइलेंट होता है, अक्सर पेशेंट से कहते हैं कि बहुत अरसे से मैं ब्रश कर रहा था तो उसमें मुझे फील होता था कि बस जस्ट गम ब्लीड करते हैं एंड दैट्स इट, लेकिन वो एक्चुअली साइलेंट गम डिजीज़ चल रही होती है। जस्ट लाइक जिस तरह साइलेंट डायबिटीज़ होती है इसी तरह ये गम डिजीज़ भी साइलेंट होती है, और ओवर ईयर्स ये डेकेड्स चलती रहती है, और फिर उसके बाद हमें पता तब चलता है जब दांत हिल रहे होते हैं और वो इतना नुकसान हो चुका होता है कि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती कि हम निकाल दें। सो एक तो ये कि अगर आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं, और दूसरा जो कैविटीज़ हैं वो शुरू में आपको सेंसिटिविटी की फॉर्म में फ़ील होती हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू होता है तो हमें हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि शायद थोड़ा बहुत कहीं सीज़न चेंजेस हैं या हमारी डाइट में कोई चेंजेस हैं, लेकिन एक्चुअली वो कैविटीज़ भी हो सकती हैं, और कैविटीज़ जो बच्चों में पेनिट्रेट करती हैं सबसे ज़्यादा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें थोड़ा टाइमली चेक कर लिया जाए तो वो कैविटीज़ इवन रिवर्स भी हो सकती हैं। ओके। उनकी ज़रूरी नहीं है कि आपको फिलिंग्स की ज़रूरत है, कैविटीज़ इनिशियल स्टेजेस पे रिवर्सिबल होती हैं, सो वो रिवर्स भी हो सकती हैं। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कबाल हमारे साथ मौजूद थे जी, और
जो आपकी डेंटल हेल्थ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका ख्याल रखें, और ज़ाहिर है ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रिगर भी करता है और उसको आइडेंटिफाई करने में भी समाव हेल्प करता है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब ज़रा हम किचन में जाते हैं जहाँ पे शेफ़ अतीक हमारे साथ मौजूद है। खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, स्मैश बर्गर्स एंड रैप्स, और उसकी प्रेजेंटेशन भी हो गई है, राइट? यस मैम, जैसा कि आपको पता है शेफ़ एक आर्टिस्ट होता है और वो खाने में जान डाल देता है। इसी तरह मैंने आज बीफ मैश बर्गर में जान डाली है और अपने क्रंची क्रिस्पी रैप्स में आप देख सकते हैं। लुक इज़ वेरी यमी। आप लोग घरों पे भी इस पर ईज़िली बना सकते हैं। टोर्टिला रैप लें, थाई का चिकन ले लें, ब्रेस्ट का ले लें, उसको कोटिंग करके ईज़िली डीप फ्राई करें, और उसके साथ आप आइसबर्ग यूज़ कर सकते हैं, आइस लेटस यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन, कैबेज, कैरेट यूज़ कर सकते हैं, कोसला सैलड यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसमें फ्राइज़ और बीफ मैश बर्गर के साथ मैंने चीज़ स्लाइस यूज़ किए हैं। आप चीज़ स्लाइस की जगह पे इसमें चेडर मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक मेयोनीज के सॉस भी बना सकते हैं और वेरी यमी। आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। आपका भी अहमद बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की जी। और अभी जो मेरे कान में ताज़ा तरीन मैच अपडेट्स मिल रही हैं, 105 है जी, 7वीं विकेट गिर गई है पाकिस्तान की। ये हम आपको क्रिकेट के हवाले से बता रहे हैं, ये ना हो ना कि मसला हो जाए, आप परेशान हो के एकदम से कहाँ से है जी। इस वक्त आपको पता है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। कुछ सूरत हाल अजीबो गरीब चल रही है, इस पर हम ज़रा बात करते हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट भी है उस पर भी बात कर लें जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका, जिनके खिलाफ अभी हम जी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वाइट बॉल सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें आइंदा जो ट्राई सीरीज़ होगी T20 टूर्नामेंट जो है, और श्रीलंका के अगेंस्ट भी जो हम वनडे सीरीज़ खेलने वाले उसमें स्क्वाड सेम रहने वाला है। पाकिस्तान ने जी जो 3 T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड, जबकि वनडे सीरीज़ के लिए जो 16 मेंबर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान किया है। अहम पेशरफ्त ये है कि बाबर आजम और नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई है। और बाबर आजम के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने अपना आखिरी T20 मैच 13 दिसंबर 2024 को 24 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था। इसके अलावा जी नौजवान पेसर उस्मान तारिक पहली बार जो कौमी T20 स्क्वाड है उसमें शामिल किए गए हैं। अभी जो सूरत हाल क्या है, ये जो टेस्ट मैच की सूरत हाल है, इस पर ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करते करते विकेटें गिर रही हैं। मैं आई बिलीव कि आप भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। सूरत हाल अच्छी नहीं है। नहीं, आज बिल्कुल देखें, कल ही हमें इस बात का अंदाजा था कि देखें, हमने हमेशा ये बात कही है कि पाकिस्तान टीम की जो दूसरी इनिंग होती है टेस्ट क्रिकेट में, वो हमेशा बहुत ही मुश्किल होती है। पाकिस्तान ने कभी भी दूसरी इनिंग में बहुत ही कम ऐसे मौका हैं जब अच्छा परफॉर्म किया है, वरना ज़्यादातर जो है पाकिस्तान टीम की बैटिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है। और आज भी देखें, कल भी 4 विकेटें जल्दी गिर गई थी, आज भी अब 3 विकेटें। तो इस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक डायलेमा है जो हमेशा से चलता चला आया है। और आज भी उम्मीद तो ये थी कि इसको संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाबर आजम, रिजवान से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सूरत हाल जो है अब वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। और जितना बड़ा भी आप टारगेट कोशिश करेंगे वो करें। देखना ये है कि अगर ये बाकी बैट्समैन 100 रन तक की लीड ले लेते हैं तो हो सकता है मैच कुछ दिलचस्प हो जाए, वरना तो फिर सूरत हाल साउथ अफ्रीका के हक में है। अच्छा, कल हैदर साहब आपने कल के मैच का जिक्र किया। कल साउथ अफ्रीका के जो टेल एंडर्स हैं उन्होंने भी बड़ी मजम्मत की है, क्यों? बिल्कुल, देखिए, आपको जब टैलेंडर्स को आप बॉलिंग करते हैं उस वक्त आपको पता नहीं होता कि वो कौन सी बॉल कैसे खेल जाएंगे। वहां पे बॉलर्स को, कैप्टन को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो बैट्समैन की टेक्निक को देखते हुए बॉल करें। कल मुझे देखकर ये बड़ा अफसोस हुआ कि शाहिन शाह अफरीदी हर बॉल जो है वो यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अगर वहां पे वो शॉर्ट पिच कोशिश करते तो हो सकता है उनको कहीं पे जो है वो पुल करते हुए रबादा आउट हो जाते या दूसरे बैट्समैन उनके आउट हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ये बॉलर्स की थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी कम रही कि अगर वो बैट्समैन को वॉच करते हैं, बैट्समैन को वॉच किए बगैर बस अपने एक प्लान पे अमल कर रहे थे कि रिवर्स स्विंग मिलेगी, आगे करो, वो ऐसा हमेशा नहीं होता है। और फिर जो भी रन मिले, एडिशनल बोनस रन मिले साउथ अफ्रीका को, और वो उनके हक में चले गए। और हैदर साहब, हमने हमेशा ये भी बात तो की है ना कि आप ऑन ग्राउंड सूरत हाल देखकर अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर सकते हैं समहाउ। जैसे आप कह रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी अगर यॉर्कर कराने की कोशिश कर रहे हैं तो जो आपका प्लान था, आप हालात वाक़यात को देखते हुए उस चीज़ को
स्विच भी कर सकते थे समहाउ। इम्प्लीमेंट कर सकते थे, करना चाहिए था। देखिए आप तजर्बा भी है आपके पास, टैलेंट भी है आपके पास, बड़ा अच्छा कोचिंग स्टाफ है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर आप जो है उस पर अपने प्लान पे अमल नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना या तो सीरियस नहीं है या फिर आपकी कहीं जो है मेंटल अप्रोच जो है ना उसमें कोई कमी है। तो हमें तो मेंटल अप्रोच में कमी नजर आती है। टैलेंट पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि टैलेंट हर एक का अपना होता है, लेकिन मेंटल अप्रोच जो है वो बनानी पड़ती है। वो आपको जो है वो खुद से नहीं आती है, बल्कि आपने आपको मेकअप करना पड़ता है, और वो पाकिस्तान टीम में बहुत कमी है। अच्छा हैदर साहब, अब कल बाबर आजम और रिजवान ने दो की अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। 49 आई गेस बाबर ने किए, रिजवान 16 रन्स के साथ एंड तक क्रीज पे मौजूद थे। ये जो बाबर आजम से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, और जाहिर है वो एक्सपेक्ट के सेकंड जो मैच होगा इसमें अच्छा परफॉर्मेंस आएगी उनकी तरफ से। दो की कॉन्फिडेंट बैटिंग थी, थोड़ा संभल के खेले, लेकिन वही बात है कि एक्सपेक्टेशन शायद हमने बहुत हाई की हुई हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, देखिए बड़ा बैट्समैन जो भी होता है उससे तवक्कुआत हमेशा ज्यादा होती हैं। ये कोई एक नया सवाल नहीं है या एक नई बात नहीं है। विराट कोहली हो, स्मिथ हो, कैन विलियमसन हो, ये सारे बड़े बैटर्स हैं, इनसे तवक्कुआत भी ज्यादा रखी जाती हैं। लेकिन अगर आप उस पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप में कमी है। तो बाबर आजम जो है पिछले तकरीबन 1.5 साल हो गया है उन्होंने सेंचुरी नहीं की, और फिर उसके बाद उनकी कोई बड़ी इनिंग भी देखने को नहीं मिली है। आज भी उनसे उम्मीद थी। तो ये सारी चीजें जो है बाबर आजम को खुद समझना चाहिए कि अगर आपके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आप उसको सॉल्व करें। आप डोमेस्टिक में चाहे रन करें, फर्स्ट क्लास ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलें, ज्यादा बॉलें खेलें, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। तो वो चीजें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब उनको लोगों ने समझाया तो वो यूरोप घूमने चले गए 2 महीने के लिए। ऐसे नहीं होता है। आप जो काम आप करते हैं वहीं पे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है उस काम को छोड़ के कोई और काम शुरू कर दें। तो बाबर आजम का ये टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है और इसी का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। अच्छा जी, बाबर आजम अब T20 स्क्वाड में आ गए हैं साहब। नसीम शाह की भी वापसी हो गई है। इस पे पहले थोड़ा स्केप्टिकल था मामला, और जैसे मैंने कहा 2024 में लास्ट उन्होंने अपना मैच खेला था, जो T20 मैच है 13 दिसंबर को, आई थिंक वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था। जी जी बिल्कुल। देखें शाहीन शाह अफरीदी हो, रिजवान हो, बाबर हो, ये बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको अगर एक मैच या एक सीरीज नहीं खिलाई जा रही इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रिकेट खत्म हो गई, आप दूसरे हरबे आजमाना शुरू कर दें और प्रेशर डालें, सोशल मीडिया से प्रेशर डालें। नहीं, आप अपनी क्रिकेट कहीं भी खेल सकते हैं। आपको अपनी क्रिकेट को बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। कहीं भी खेलें आप, चाहे नेशनल टीम में खेलें, आप लीग खेलें, काउंटी खेलें, डोमेस्टिक खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें, कहीं भी खेलें, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे जो प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स हैं, ये सिर्फ समझते हैं कि अगर टेस्ट मैच खेलेंगे, वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे तो वही मैचेस हैं और कोई मैचेस नहीं है। उसकी वजह से क्रिकेट और ख़राब होती चली जा रही है। बिल्कुल, क्रिकेट और ख़राब हो रही है। अच्छा, अब चूंकि आपकी मेरी बात शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी संभालने के बाद नहीं हुई, वनडे टीम के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को बनाया है, कैसे समझते हैं आप इस चेंज को हैदर साहब? देखिए अब बना दिया है, अब उस पर क्या बात करें। बनाने से पहले अगर पूछा जाता तो हम कहते कि ये बिल्कुल गलत फैसला है, लेकिन आपने अब डिसीजन ले लिया है तो हम यही कहेंगे भाई आप फिर इसको सपोर्ट करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी का टेन्योर ज़्यादा लंबा चलेगा। देखिए टीम जब हारना शुरू कर देती है तो कैप्टनशिप जो है खतरे में पड़ती है। शाहीन शाह अफरीदी के पास जो टीम है ये जीतने वाली टीम नहीं है, और जब ये मजीद हारेगी, शिकस्तें इनको मिलेंगी, फिर उसके बाद एक और नया कैप्टन बनेगा। लेकिन एक फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाना हमेशा बहुत ही रिस्की होता है, बड़ा डेंजरस होता है। पाकिस्तान क्रिकेट में 4-5 ही ऐसे लोग आए हैं फास्ट बॉलर जो कैप्टन बने हैं, लेकिन उनका फिटनेस लेवल ज़बरदस्त था, उनकी बॉलिंग ज़बरदस्त थी, इस वजह से वो चल गए। शाहीन शाह अफरीदी के पास ये तीनों चारों चीज़ें नहीं है, ना वो इतने अच्छे बॉलर हैं, ना इतनी अच्छी फिटनेस है। तो उनका ऐसे कैप्टन चलना जो है ना बहुत मुश्किल बात है। 2-3 सीरीज निकाल लें तो बड़ी बात होगी। T20 वर्ल्ड कप है 4 महीने के बाद, उसमें अगर कुछ कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन लगता नहीं है कि ये टीम जो है ना कुछ कर पाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमें तज्जिया दे रहे थे। इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ अच्छी नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, और एक बार फिर हमारे शो पे एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट मौजूद है। पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। ही इज़ 20 years old। एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आर्ट के साथ साथ फिल्म मेकिंग में भी
ही इज़ अ प्रो नाउ। उनकी जो क्रिएटिव जर्नी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इब्राहिम क़य्यूम इनका नाम है और फिल्म साजी का सफ़र उन्होंने बचपन से शुरू किया, जब उन्होंने कहानी सुनाने और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जो उनको शौक़ हुआ, और फिर वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उस समहाउ पॉलिश हुई। फिर उन्होंने सोशल इश्यूज़ पर शॉर्ट फिल्म्स बनाई और उसको यूट्यूब पे प्रेजेंट किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म मेकिंग का जो एक अहम मरहला है वो तय किया, और यही जज्बा उनको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लेकर आया, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उस पर बतौर एडिटर काम किया। साथ साल उन्होंने अपनी पहली हिस्टोरिक शॉर्ट फिल्म सराब की डायरेक्शन भी की है, जो 1971 के लाहौर के पस मंज़र में बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी, इनका जो जर्नी है, इसके साथ साथ इनका जो एनिमेशन जर्नी है उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इब्राहिम, पहले तो हमने आपसे आपके यूट्यूब और इन सारी चीज़ों पे बात की थी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि अब ये जर्नी आपकी एक हिस्टोरिक शॉर्ट फिल्म पे आया है। और अब ज़रा हमें बताएं कैसे हुआ था? यूट्यूब से हम शुरू करते हैं। स्टार्ट ये हुआ था, आई वॉज वेरी यंग, मुझे लगता है 9-10 साल का था मैं, और मैं यूट्यूब पे लाइक एवरीवन डज अपने बचपन में, मतलब करते हैं लोग, पता नहीं करते हैं कि नहीं, या मैं ही थोड़ा खिसका हुआ हूँ। बट 9-10 साल की उम्र में आई थिंक मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू की, जिसमें मैं स्किट्स बनाता था, एंड आई वुड एक्ट इन देम, खुद ही सारे कैरेक्टर्स खुद ही प्ले कर लिए, और एक फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता था एंड आई वुड एडिट देम। सो विदाउट एनी नो हाउ मैं बस वीडियोस बनाता था जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। फिर उसके बाद थोड़ा मैं बड़ा हुआ, और एक्चुअली मेरी फ़ोटोग्राफी में फिर आई गॉट इनटू फोटोग्राफी बिकॉज माई सिस्टर स्टार्टेड हर मेकअप पेज, और वो मॉडलिंग करती थी, मैं उसकी फ़ोटोग्राफी करता था, तो हम 2 बहन भाई बस लगे रहते थे इस तरह। एंड दिस स्टार्टेड इन क्वारंटीन। मैं 2020 में ही था कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया था, तो उसने अपना पेज शुरू किया। आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ हर, और उसके साथ साथ मैं उसकी जैसे छोटी छोटी वीडियोस बना लेता था, फैशन फिल्म्स हो गई हैं वो। फिर आई देन स्टार्टेड मेकिंग इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म्स। फिर मैंने सोशल इश्यूज़ पे, जिस तरह चाइल्ड मैरिजेस हो गई, ऑनर किलिंग हो गई, इन सब पे आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स। अपने ही कज़न्स को कास्ट कर लिया, अपनी खाला, फुप्पा, चाचा, इन लोगों को कास्ट करके। बड़े अच्छे खानदान वाले जो एक्ट कर रहे हैं आपकी। बट फनकार सब हैं, तो एक्टिंग अच्छी कर ली थी। गुड। तो उनको कास्ट कर लेता था, एंड आई वुड अपने DSLR से रिकॉर्ड कर ली वीडियोज़, एंड आई वुड एडिट दैट। तो ख़ुद ही अपने आप में ही करता रहता था। फिर उसके बाद मैंने फॉर्मल एजुकेशन इसकी मेरी A लेवल से शुरू हुई, जो मैंने मीडिया स्टडीज़ लिया। और उस मीडिया स्टडीज़ में सो यू लर्न अबाउट फिल्म, और मैंने फिर 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, एक लिम्बो के नाम से विच इज़ ऑन यूट्यूब, और एक नाइट आउट के नाम से। बोथ पर ऑन सोशल इश्यूज़, एक ऑनर किलिंग पे थी, और एक लाइक मतलब सेफ्टी ऑफ वुमेन और इन चीज़ों पे थी। फिर उसके बाद आई अप्लाइड टू NCA, और फिल्म एंड TV में आई गॉट इनटू NCA, और उसके बाद मतलब एक प्रॉपर उस चीज़ का सफ़र शुरू हो गया। फर्स्ट ईयर में आई क्रिएटेड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़। मैंने, अगर एट द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद है, मैंने एक MMA पे डॉक्यूमेंट्री की थी, MMA इन पाकिस्तान, मिक्स मार्शल आर्ट्स, और उसमें वी इंटरव्यूड फीमेल डॉक्टर जो कि क्लिनिक भी चलाती हैं। शी इज़ अ डॉक्टर बाय डे, और वो रात को अपनी MMA की ट्रेनिंग करती हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इवन दो आई वर्कड एज एन एडिटर, लेकिन जाके यू इंटरव्यू, और आपको बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद वी डिड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन ट्रांसजेंडर्स, और काफ़ी इस तरह की थी। एक हमने पोएटिक डॉक्यूमेंट्री भी की थी लव लैंग्वेजेस पे, विच वाज मोर एक बड़ा एक वास्ट सा टॉपिक था। लव लैंग्वेज इन एवरी फॉर्म, आपको अपने आर्ट से प्यार हो सकता है, आपको एक शख्स से प्यार हो सकता है, वो सारी चीज़। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर मेरा 3rd सेमेस्टर विच स्टार्टेड इस साल के शुरू में, और मैंने अपनी पहली फिल्म फुल स्केल फिल्म डायरेक्ट की सराब के नाम से। और सराब इज़ बेसिकली 1971 का बैकड्रॉप है, लाहौर में सेट है, एंड बजाय इसके कि मैं वॉर और पॉलिटिक्स दिखाऊं, मैंने एक बहुत ह्यूमन लेवल पे उस चीज़ को दिखाया है। सो या क्या है उसमें ह्यूमन लेवल पे क्या चीज़ें? आई एम श्योर कि अभी आप वो सारी स्टोरी तो रिवील नहीं करोगे, बट स्टिल थोड़ा हमें उसका एक आइडिया दो कि क्या चीज़ें हैं जो आप। सो 3 कैरेक्टर्स हैं, इट फॉलोज 3 कैरेक्टर्स। एक हमारा कैरेक्टर है रूमी, जो कि इज़ द एंटागनिस्ट। वो 20-21 साल का लड़का है, एंड ही इज़ द सन ऑफ अ वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। और 1971 में, सो जस्ट बिफोर द फॉल ऑफ ढाका, मतलब एक पूरी बांग्लादेश का पूरा जो चीज़ चल रही थी उसका एक कल्चरल रेफरेंस है। और देन वी हैव अ कैरेक्टर नगमा,
वो अपनी मिड 40s में है एंड शी इज़ बेसिकली अ वुमन जो कि एक सूफ़ी श्राइन के पीछे एक जगह चलाती है जहाँ पे इट्स एन ऑल फीमेल स्पेस और वहाँ पे लड़कियाँ आती हैं टू एक्सरसाइज फ्रीडम सो दे कैन बी देयर एंड वो चीज़ें वहाँ कर सकती हैं जो दे वुड नॉर्मली बी जज्ड इन सोसाइटी अगर वो इस जगह से बाहर करें एंड रूमी विजिट्स दिस प्लेस बिकॉज उसको घर पे एक सफोकेटिंग एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से वो दूर जाना चाहता है एंड नगमा रिप्रेजेंट्स फ्रीडम टू हिम तो वो इस जगह पे जाता है एंड ही इज़ द ओनली बॉय दैट गोज़ देयर और फिर उसके बाद द थर्ड कैरेक्टर वी हैव द डैड रूमीज़ फादर जो कि पॉलिटिशियन होता है और वो ऐसे ही एक फसाड होता है कि आई हैव दिस परफेक्ट ट्रॉफी वाइफ मेरा बेटा है ये सारी चीज़ें और इन तीनों की बेसिकली हाउ दे इंटरट्वाइंड ये एक चीज़ एक्सप्लोर होती है सो मतलब कि किस तरीके से इंस्टेड ऑफ शोइंग वॉर एंड पॉलिटिक्स मैंने दिखाया कि किस तरह कल्चरल एलियनेशन जो है वो एक बड़े इंटीमेट ह्यूमन लेवल पे प्ले आउट करती है एंड नगमा इज़ अ बंगाली वुमन ओह वाओ लवली चलो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कब आएगी ये YouTube पे आएगी एंड आई विल अपलोड दिस वेरी सून इंशाल्लाह और इफ़ एनीबडी वांट्स टू कि वो अपडेट ले इस चीज़ पे तो दे कैन फॉलो माई पेज विच इज़ IBU_DRAWS इब्बू ड्रॉस के नाम से ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा मुझे ये बताओ इब्राहिम बहुत सारे ऐसे आप जैसे आर्टिस्ट आते हैं और बहुत टैलेंटेड होते हैं इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं पिछले दिनों एक हमारे पास आए हुए थे फिल्म मेकर जवाद शरीफ आए हुए थे मुगलानी जिन्होंने किया था सो आई रियली वांट कि उनकी भी ये कंप्लेंट थी और मैं आपसे भी इस पर ओपिनियन चाहती हूँ कि आप लोग इतनी अच्छी मूवीज़ सब कर रहे हो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो बट जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसको रिलीज़ करने के लिए कि ज़्यादा लोगों यूट्यूब पे एक्सेस है बट इन योर रीजन इन योर सराउंडिंग्स आपको ज़्यादा उसकी रजिस्टर्ड होना उसका ज़रूरी है क्या एफर्ट्स हो सकती हैं क्या सजेशंस हो सकती हैं व्हाट यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर आई फील लाइक डेफिनेटली एज स्टूडेंट्स जो हमें एज फिल्म मेकर सिखाया जाता है वो ये है कि अपनी फिल्म्स यू सेंड आउट टू फेस्टिवल्स और आप फेस्टिवल्स में भेजते हैं आप उसको एडिट करते हैं और अभी आई थिंक ग्रीन चैनल ने एक इनिशिएटिव लिया था वेयर दे होस्टेड ए शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट जो कि उन्होंने स्टूडेंट फिल्म्स ही फिर अपने पास सबमिट कराने के लिए वो किया था एंड दैट आई फाउंड दैट वेरी नाइस क्योंकि मेरी एक क्लास की आई हैव दिस क्लासमेट जिसकी फिल्म सेलेक्ट हुई थी एंड वो फिर ग्रीन फिल्म्स के चैनल पे फिर दे अपलोडेड इट और उनके लिए उन्होंने प्राइज़ भी रखा था विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव तो अगर इसी तरह चीज़ें मतलब हमारे इस तरह के चैनल्स दे स्टार्ट होस्टिंग लिटिल शॉर्ट फिल्म के कॉन्टेस्ट या सबमिशंस तो आई थिंक थोड़ा बेहतर हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादातर फेस्टिवल्स में ही भेजते हैं बट वो अनसर्टनिटी बहुत होती है कि आप होंगे सिलेक्ट नहीं होंगे वो सारी चीज़ें आई थिंक एक लोकलाइज भी हमारी वो चीज़ें बहुत कम है यहाँ पे मैं हूँ इस्लामाबाद से इस्लामाबाद में तो वैसे ही ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स और इन चीज़ों का देयर इज़ एक पेज है इंस्टाग्राम पे कॉल्ड पाकिस्तान इस्लामाबाद फिल्म सोसाइटी सो दे होस्ट जैसे सरमद खुसट की फिल्म्स उन्होंने स्क्रीन कर दी शॉर्ट फिल्म सबमिशन वो सारी चीज़ें तो आई थिंक इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो होते हैं ना जो कि एक बहुत लोकल तरीके में अपने ही लोगों को हेल्प करते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल आई थिंक दैट्स वेरी ब्रिलियंट आइडिया है बस से और इस पे और भी काम होना चाहिए आई बिलीव कि बहुत अच्छा टैलेंट है थैंक यू वेरी मच इब्राहिम टाइम कम था बट आपका जर्नी एंड आई डेफिनेट वॉच दैट सराब मूवी इब्राहिम कयूम हमारे साथ मौजूद थे जी अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं यू कैन फॉलो हिज इंस्टाग्राम पेज और आप वहाँ पर जाएँ इब्राहिम कयूम के नाम से आप उसको फॉलो करें इनकी आप सॉरी इब्बू ड्रॉज इज लाइक हिज इंस्टाग्राम हैंडल में और फिर पूछती हूँ जी प्रोग्राम का वक्त हुआ इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी कल तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।